नमस्कार साथियों, मैं वैभव आपका वैभव एजुकेशन हब में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आरआरबी ग्रुप डी की जो हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ चला रखी है, जिसमें हम वो क्वेश्चंस लेते हैं जो डेली आरआरबी के एग्जाम्स में, आरआरसी के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो उसी की सीरीज़ में आगे 2 सितंबर में जो भी हमारे ऑल शिफ्ट्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं आरआरबी ग्रुप डी में, वो हम देखेंगे कैसे। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो अगर आपको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता फिर भी आप अच्छे खासे क्वेश्चन सही करके आ रहे होंगे, क्योंकि सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सिर्फ डिजिट चेंज हो रही हैं। इसलिए ये सीरीज़ बहुत वैल्यूएबल है आपके लिए, इसको ज़रूर देख के जाएं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मैं हर बार आपको बता रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर सवाल आ रहा है, जो द्विघात समीकरण होती है उस पर सवाल आ रहा है। आज 2 तरीके के सवाल इस पर पूछे गए हैं। एक सवाल पूछा गया है कि एक आपको इक्वेशन दी है x² - 5x + 6 = 0। इसमें आपसे पूछा है कि इसके मूल क्या हैं, मूल पूछे हैं, ठीक। और एक इसमें सवाल ये पूछा गया है कि आपको मूल दे रखे हैं और उसमें इक्वेशन पूछी है कि इसकी इक्वेशन बनाओ, क्या बनेगी। हम दोनों सवाल देखेंगे अच्छे से कैसे होगा। देखो, x² - 5x + 6 = 0। जब भी मुझे मूल निकालने होंगे तो मैं क्या करूंगा, ऑप्शंस का सहारा लूंगा। मैं तरीके दोनों बताऊंगा आपको। ऑप्शंस का सहारा कैसे, जैसे 2,3, 2,-3, इस तरीके से हमें ऑप्शंस दे रखे होंगे। हमें क्या करना है, ऑप्शंस रख के देखने की कौन सा ऑप्शन हमारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने पहला ऑप्शन उठाया, मैंने 2, x की वैल्यू 2 रख के देखी, तो 4 - 5 दूनी 10 + 6 = 0। ये आपका आपस में कट गया, बराबर 0 हो रहा है, मतलब कि 2 तो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम 3 रख के देखेंगे दूसरा मूल। 3 × 9 - 15 + 6 = 0। देखो 9 और 6 15 और माइनस के 15 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये भी मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो मेरे मूल होंगे वो क्या होंगे, ये होंगे। ये मेरा आंसर हो गया। अच्छा, ये तो हो गया जो हमें करना है तरीका। अच्छा, इसका जो वाइड रूप होता है वो कैसे होता है, मैंने आपको बता रखा है। हर बार मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, चीज़ें पूछी जा रही हैं कि अगर मुझसे अल्फा प्लस बीटा मेरे मूलों का योग पूछा जाएगा तो मेरा फॉर्मूला होता है -v/a, और अल्फा × बीटा अगर गुणनफल पूछा जाता है तो वो होता है c/a। ठीक हो गई बात। अच्छा, c/a क्या, वही ax² + bx + c = 0 से कंपैरिजन करने पर हमें आता है ये सब चीज़ें हमारी। अच्छा, तो हम कैसे निकालेंगे, पूरी तरीके से अगर हम फॉर्मूले से निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे। हमने तो ये ऑप्शन से कर लिया और हमने करना भी आगे ऑप्शन सही है। अगर निकालना है तो पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करके स्क्वायर खोलेंगे, यहाँ से हमें अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक हो गया। फिर हम क्या करेंगे, अल्फा - बीटा का होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ से मुझे क्या अल्फा - बीटा मिल जाएगा। तो जब मुझे एक तरफ, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ अभी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो दे ही रखी है मुझे, ठीक है, और अल्फा - बीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे। ठीक हो गई बात। तो फिर क्या होगा, दोनों को इनको हम सॉल्व करेंगे, अल्फा और बीटा का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक हो गई बात। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें ऑप्शन से करना है, ध्यान रखना। मैंने आपको तरीका भी बता दिया कैसे होगा और ऑप्शन से भी करने का बता दिया, क्योंकि हमें करना ही ऑप्शन से है। अच्छा, जो दूसरा सवाल पूछा गया है इसी में, वो क्या है मैं बताता हूँ आपको। अब देखते हैं कि दूसरा सवाल क्या पूछा गया है। दूसरा सवाल पूछा गया है कि 2,3 ये हमारे मूल दे रखे हैं और हमसे पूछा गया है कि इक्वेशन बताओ क्या होगी, इन मूलों से बनने वाली इक्वेशन क्या होगी। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसी इक्वेशन को लेकर ये सवाल क्रिएट किया है। सवाल में इक्वेशन चेंज आ सकती है, लेकिन पैटर्न यही है, आपको समझने से मतलब है। अच्छा, हमें मूल दे रखे हैं, इक्वेशन बतानी है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, ये हमेशा याद रखना, x² - मूलों का योग गुणा x प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये हो गया। ठीक है, तो क्या करना है, अब देखो x² माइनस मूल मुझे 2 दे रखे, ये दे रखे हैं 2,3, इनका योग क्या हो जाएगा, 3 और 2 5, गुणा x प्लस मूलों का गुणनफल क्या है मेरा, 3 दूनी 6 = 0। तो x² - 5x + 6 = 0 मेरी क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। ये सवाल, ये कई प्रकार से सवाल बन रहा है इक्वेशन दे के। ध्यान रखना, द्विघात समीकरण से एक सवाल आ रहा है, तो आपको अब इस द्विघात समीकरण के बारे में सारी चीज़ें पता है। अब आपका सवाल गलत नहीं होगा। आप ये बच रहा था, ये हमने आज पढ़ लिया। हमने मूलों का योग, मूलों का गुणनफल पहले ही हम पढ़ चुके हैं। अब आपका सवाल इसमें से गलत नहीं होगा। अब हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, मैंने आपको, अगर ये सवाल लास्ट वाली वीडियो अगर आपने देखी है तो आप इसको गलत नहीं करेंगे बिल्कुल भी। मैंने आपको बता रखा है, एक ट्रेन है, उसकी लंबाई हमें बतानी है, उसकी स्पीड हमें दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो 20 सेकंड में एक पोल को पार कर रही है। मैंने आपको बताया कि कभी भी रेलगाड़ी जब पोल, किसी व्यक्ति या किसी खंभे को पार करेगी तो वो अपनी ही डिस्टेंस कवर करेगी, अपनी ही दूरी तय करेगी। तो मुझे पता है कि चाल
गुणा दूरी, सॉरी चाल गुणा समय बराबर क्या होता है, दूरी। तो अब वही वाला मुझे फॉर्मूला रख देना है। देखो चाल मुझे दे रखी है 45, अच्छा एक किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, पहले से मुझे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, 5/18 से गुणा करनी है, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। अच्छा समय मुझे दे रखा है 20 सेकंड, और इसको मैंने जब काटा आपकी आ गई 250 मीटर। ये आ गई मेरी क्या, ट्रेन की लंबाई। यही मुझसे पूछा गया था, कभी भी खंबे को, पोल को, किसी भी चीज़ को पार करेगी तो ट्रेन अपनी ही दूरी को पार करेगी, ये मैं याद रखना। अच्छा एक सवाल तो ये था, ये तो इजी सा सवाल था। एक सवाल और पूछा गया है ट्रेन का, वो भी आप देख लो क्या है। वो क्या है कि एक ट्रेन की तो लंबाई दे रखी है आपको 120, दूसरी ट्रेन की लंबाई दे रखी है 80, ठीक। पहली ट्रेन की जो चाल है वो दे रखी है आपको 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी जो ट्रेन है उसकी चाल दे रखी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कहा गया है कि ये दोनों ट्रेनें जो है ना एक ही विपरीत दिशा में आ रही हैं, एक ही पटरी पर विपरीत दिशा में आ रही हैं। तो बताओ ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कब, कितने सेकंड में या कितने समय में पार करेंगी। तो याद रखना, जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में आ रही होती हैं तो उनकी चालें जुड़ जाती हैं, और जब वो एक ही दिशा में जा रही होती हैं, अगर वो इसी दिशा में जाएंगी दोनों, तो उनकी जो चालें होंगी वो घटेंगी। अच्छा जब ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी तो ये हमेशा याद रखना अपनी ही डिस्टेंस को पार करेंगी, दोनों की डिस्टेंस, दोनों की लंबाई इसमें जुड़ जाएगी। तो हमें दे रखा है कि विपरीत दिशा में आ रही है, ये वाला कंसेप्ट नहीं है, हमसे ये वाला पूछा गया कि विपरीत दिशा में आ रही है तो बताओ कितने सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगी। भाई पार करेंगी का मतलब दोनों अपनी ट्रेन अपनी ही लंबाई को पार करेंगी। तो 120 + 80 बराबर क्या हो गया मेरा 200, तो मेरे पास डिस्टेंस आ गई। अच्छा चाल, जब दोनों एक तरफ आ रही है तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। तो अब मेरे पास डिस्टेंस है मेरे पास 200, और मेरी चाल है 90, किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मैं मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लूंगा। 25 8 8 सेकंड में वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी। दोनों प्रकार के सवाल आ चुके हैं। सुरंग को पार करने वाला भी मैंने आपको बता दिया, उसमें सुरंग की लंबाई और ट्रेन की लंबाई ऐड हो जाती है। जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो दोनों ट्रेनों की लंबाई ऐड हो जाती है, और यदि किसी पोल को या किसी खंभे को पार करती है तो सिर्फ ट्रेन अपनी ही दूरी को तय करती है। अब ट्रेन का सवाल आपका गलत नहीं होगा। अगला सवाल अब हम देखते हैं क्या आया है आपका। अगला सवाल आपका टाइम एंड वर्क से पूछा गया। बहुत इजी सा सवाल है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। इजी सा सवाल है। हमने पहले एलसीएम लिया, ये टोटल वर्क बनाया हमने, तो 15 चौका 60, 20 तिया 60। अब दोनों से का ऐड करके हमें इसकी क्षमता निकाल दी है, ये क्षमता ही तो निकल गई हमारी इफिशियंसी, तो दोनों का 7। भाई टोटल वर्क मेरा 60 है, ए और बी दोनों से मुझे कराना है 7 की इफिशियंसी से। तो अपने एक फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि क्षमता गुणा समय बराबर क्या होता है कार्य, बस इसी पे तो ऊपर है। भाई ए प्लस बी की मैंने यहाँ क्षमता रख दी क्योंकि ए प्लस बी का ही मुझे समय बताना है, और टोटल वर्क मेरे पास क्या दे रखा है 60, ये मैंने यहाँ रख दिया 60/7। ये हो जाएगा 8×56 4/60 डेज, इतने दिन में ये काम कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा अगला देखते हैं सवाल। अब हम टाइम एंड वर्क का ही एक सवाल और पूछा गया है आपसे, अच्छा सा वो देख लेते हैं क्या कहता है। सवाल कह रहा है कि 4 मेन और 6 वुमेन मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, किसी काम को। भाई ये एक वर्क है, ठीक है, ये वाला वर्क। सेम यही वाला वर्क 3 मेन और 7 वुमेन मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में। देखो ये वर्क सेम है, बिल्कुल सेम, यही वाला कार्य है और ये वाला कार्य है, दोनों क्या है सेम है। तो ये W मैं यहाँ से हटा दूंगा, ये दोनों आपस में मैं कर दूंगा बराबर। इनको मैं करूंगा सॉल्व। जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं देखूंगा, देखो 8 चौक 32, ठीक, और 10 तिया 30। जब मैन इधर आएगा तो 32 में से जब मैं 30 घटाऊंगा तो 2 मैन आएगा इधर, ठीक होगी बात। अच्छा इधर 8 छंग 48 वुमेन और 70 वुमेन इधर हैं। जब 48 वुमेन इधर जाएंगी तो घट के क्या हो जाएगा 22 वुमेन। तो मैन बट्टे वुमेन की जो इफिशियंसीज है, जो क्षमताएं हैं, उनका जो अनुपात आ गया वो आ गया 11:1, 11 और 1। अब मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क के लिए मुझे पता है, इसमें भी मान रख दूंगा तो भी, और इसमें भी मान रख दूंगा तो भी बराबर ही आने वाला है मेरा। मैंने किसी में भी मान रख दिया, मैंने इसमें रख दिया। तो 11 चौक 44 + 6 × 8, ये मेरा टोटल वर्क आ गया कि जी 50 × 8 में ये कार्य, मतलब ये मेरा क्या है टोटल वर्क है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है। सवाल में पूछा गया है कि 5 मेन और 45 वुमेन मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगी। तो अब ये क्षमता ही तो है, ये हमारा कार्य है,
ये हमारी क्षमता है, दिन हमसे पूछा है, तो क्षमता गुणा समय बराबर क्या होता है, कार्य, वही वाला निकालना है। पहले हम क्षमता निकाल दें। 5 मैन की इफिशियंसीज मेरी कितनी आई थी, 11 प्लस 45 गुणा वुमेन की आई थी 1, ये कितना हो गया 55 प्लस 45 बराबर 100। ये मेरी इफिशियंसीज हैं, ये मेरा टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क बटे इफिशियंसी इज इक्वल टू डेज, 4 डेज। इस सवाल का क्या आ गया आंसर। ये इतना बड़ा सवाल है नहीं जितना दिख रहा है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा लिख दिया, इतना बड़ा है नहीं। ठीक, आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या पूछा गया है। ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है आपके लिए अगर आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाले समय में देने जा रहे हैं तो। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपका मिक्सचर से पूछा गया है। क्या सवाल पूछा गया है कि एक 90 लीटर का मिक्सचर है, उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 2:1 है, तो अब इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। ये सवाल आपसे पूछा गया है। हमें क्या करना है, देखो मिल्क को हमने बिल्कुल नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। हमारा मिल्क दोनों तरफ अनुपात में भी क्या होना चाहिए, बराबर। यहाँ मेरा मिल्क क्या है, बराबर है। और मुझे देखना है कि कितना पानी मिलाया जाए। भाई मैंने कितना पानी मिलाया देखना, मैंने 2 पानी मिलाया है, यहाँ पे अनुपात का 2 पानी मिलाया है। और मेरा टोटल अनुपात, अगर मैं मिक्सचर का टोटल अनुपात पूछूं तो क्या है, 3 मेरा टोटल अनुपात है। मतलब ये टोटल जो वैल्यू है ना 90, वो मेरे इस 3 के बराबर है। और मुझे अनुपात का 2 निकालना है क्योंकि मैं 2 उसमें ऐड कर रहा हूँ। तो 60 लीटर पानी मिलाऊंगा तो अनुपात 2:3 बन जाएगा। अब क्या करना है, क्या होता है, जैसे यहाँ 2:1 दे दिया है और आपसे कहा जाता कि कितना पानी मिलाया जाए कि इसका अनुपात 4:3 हो जाए। तो अब क्या करना है आपको, देखो ये हमारा मिल्क है, ये वाटर है, वही वाटर में चेंजेस हो रहे हैं तभी तो, लेकिन हमारे मिल्क में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। भाई मिल्क यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, क्योंकि मिल्क तो हमने मिलाया नहीं, हमने तो पानी मिलाया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से और यहाँ 2 से दोनों तरफ गुणा करके 4:2 बनाना पड़ेगा कि भाई मेरा मिल्क अब हो गया क्या, बराबर। तो मैंने कितना पानी अब मिलाया है, 1। यहाँ मुझे ये दोनों सेम दे रखे थे इसलिए मैंने डायरेक्ट लगा दिया। तो कभी ऐसी सिचुएशन बने तो मिल्क सेम कर लेना पहले, उसके बाद देखना क्या अनुपात निकल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं हमारा। अगला सवाल घातांक करनी से आया है। डिजिट्स चेंज हो सकती हैं सवालों की, लेकिन पैटर्न यही पूछे जा रहे हैं। 512 बटे 729 की पावर माइनस के 2/3 क्या होगा। अच्छा 512 आपको पता है 8 की क्यूब होता है, 729 9 की क्यूब होता है। पावर कितनी दे रखी है आपको, माइनस के 2/3। ये मैं 3 ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 8/9 की पावर 3 गुणा माइनस के 2/3। 3 से 3 कट गया, आ गया 8/9 की पावर माइनस के 2। अब मैंने आपको एक सवाल और कराया था पिछले ही सेट में किसी में, कि अगर जैसे मान लो ये 4 है मेरा, ये 4 की पावर मुझे 2 दे रखी है, अगर मैं इसको 1 के बटे में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगी, -2। अगर 4 की पावर मुझे -2 दे रखी है, जब मैं इसे 1 के बटे में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगी, +2। यही इसका उल्टा भी सही है। अगर यहां मैं पावर -2 है मेरी 1 के बटे में, ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी, +2। सेम यही चीज मुझे करनी है, मुझे इस माइनस को हटाना है, तो मुझे इन्हें क्या करना पड़ेगा, उल्टा। तो बराबर क्या हो जाएगा, 9/8 की पावर 2। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 81/64 मेरा क्या आ रहा होगा, आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे गए हैं। 2 सवाल ध्यान से देखेंगे। एक सवाल पूछा गया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य पर 20% अधिक अंकित किया जाता है। 10% छूट देने के बाद बताओ उसको लाभ कितना होगा। भाई मेरे पास एक सीपी है, मैंने माना मेरे पास 100 रुपये सीपी है, ठीक है। मैंने क्या काम किया, उससे 20% अधिक मार्केट प्राइस जो अपना MRP है, अंकित मूल्य है, वो लिस्ट किया। भाई 100 से 20% अधिक का मतलब ये है मैंने 120 मैंने लिस्ट कर दिया। अच्छा अब क्या है, 10% की उसके ऊपर से छूट भी दी है। भाई 10% की मैंने जब उसे छूट दी होगी तो वो चीज़ मैंने कितने की दी होगी, 108 रुपये की। ये क्या होगा इसका SP सेलिंग प्राइस। भाई मैं अगर विक्रेता हूं तो मैं अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद ही तो चीज़ बेचूंगा, तो मैंने अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे दी, ये मेरा विक्रय मूल्य आ गया। अच्छा मैं लाभ या हानि किस पे काउंट करता हूं, CP पर, कॉस्ट प्राइस पर। तो मैंने देखा कि भाई कॉस्ट प्राइस मेरा 100 है, सेलिंग प्राइस मेरा 108 है, क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 108 है, तो मुझे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 8% का। ये है आंसर। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी प्रॉफिट एंड लॉस से ही है, देखते हैं क्या है। एक वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद भी, 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी एक व्यक्ति को
प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो आपको क्या बताना है, मार्केट प्राइस उसका दे रखा है आपको 5000, आपको कॉस्ट प्राइस उसका पूछा है। ठीक, इस सवाल को हम वाइड करके समझते हैं, फिर देखेंगे कि कितनी चुटकियों में ये सवाल हो जाएगा। अभी पहले इसको समझते हैं, पहले हम इसको समझेंगे अच्छे से। देखो, जब मैं मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट देता हूं तभी तो मेरा क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है, समझ गए। अच्छा, यदि मैं क्रय मूल्य पर लाभ या हानि करूंगा, लाभ या फिर हानि अगर यहीं पे हो जाएगा तो बटे 100 करता हूं तो मेरा क्या आता है, एसपी। ठीक, इस एसपी का जो ये मान है मैं डायरेक्ट यहां पे रख दूंगा, तो यहां से मेरा आ जाएगा मार्केट प्राइस गुणा 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इज इक्वल टू सीपी, कॉस्ट प्राइस गुणा 100 प्लस लाभ में हानि भी होता है लेकिन मैं लाभ ही लिख दे रहा हूँ, बटे 100। ठीक हो गई बात, ये हो गया भाई, इस 100 से तो ये 100 कट गया, यहाँ से मार्केट प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस का अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो क्या आएगा मेरा, 100 प्लस लाभ बटे 100 माइनस डिस्काउंट। बस आपको ये जो हमारा निकल के आया है फाइनल, इसका हमेशा ध्यान रखना है। अब मुझे पता है डिस्काउंट भी दे रखा है, मुझको प्रॉफिट भी दे रखा है, मैं डायरेक्ट इसका रेशियो निकालूंगा भाई, एमपी बटे सीपी। देखो सवाल इतना सा है, वो तो मैंने आपको समझाया, सवाल तो ये है, क्या है, देखो मार्केट प्राइस कैसे निकलता है मेरा, 100 प्लस लाभ कर दूंगा मैं, तो लाभ मुझे 20% का हो रहा है 120, सीपी के सामने में क्या लिखूंगा, डिस्काउंट घटा दूंगा 100 में से तो 90। इसका जो रेशियो आ गया मेरा क्या आ गया, 4:3। इस 4 का मान मुझे दे रखा है 5000, 3 का मान मुझे बताना है तो वो आ जाएगा 3750। ये मेरा आंसर होगा। ठीक हो गई बात, सवाल हमारा इतना सा है देखो, लेकिन आया कहाँ से, वो ऐसे आया। ठीक, बेसिक से हमने समझ लिया, लेकिन करना हमने ट्रिक से सही है। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। चलिए एक अगला सवाल देखते हैं, होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। एक सवाल पता नहीं क्या था ये कि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 3/2 दे रखा है। अब इसका ये नहीं पता कि क्या पूछा है, थीटा पूछा है या क्या पूछा है। अगर थीटा पूछा होगा तो आपको क्या करना है, ऑप्शंस में जो दे रखे होंगे उसमें से थीटा आज उठा के रखने हैं। मैंने यहाँ पर 60 डिग्री रख के देखा तो क्या हुआ, 60 डिग्री का मान हो गया 2 माइनस कॉस 60 का मान 1/2 बराबर 3/2। इसका ये सेटिस्फाई हो गया, थीटा की वैल्यू मेरी 60 डिग्री आ गई। मैं यहाँ ऑप्शन से मान रख के देखूंगा, या फिर क्या हो सकता है आपसे इसका मान दे के जैसे साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा इसका मान पूछा होगा। ठीक है, तो ये जब मेरा थीटा की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पुट कर दूंगा, मेरा आंसर निकल आएगा। ठीक है, नहीं तो ये सवाल अभी कंफर्म नहीं है, मतलब सवाल तो आया है लेकिन बच्चे बता नहीं पाए इसको सही कि क्या पूछा गया है एक्चुअली में। ठीक है, अच्छा अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल हमारा पूछा गया है इससे ही, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसके ऑप्शंस हमारे पास नहीं है, नहीं तो हम देखते कि पूछा गया है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है वो देख लेते हैं। भाई साइन स्क्वायर थीटा है, ग्रुप डी में जितने भी सवाल बन रहे हैं सब बेसिक आइडेंटिटीज पर ही बन रहे हैं। मैंने आपको सबसे पहली वाली क्लास में ही ये चीज़ें बता दी थी, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इन्हीं पर सवाल बन रहे हैं, अभी देखना अभी कैसे होगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, नहीं अब क्या है, इधर देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकलेगा। और ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, अगर मैं एक का स्क्वायर कर दूंगा कोई दिक्कत थोड़ी है, फॉर्मूला खोलूंगा तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बनेगा। इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने इसका फॉर्मूला खोलना है, तो मेरा क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा और बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, आंसर आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। आगे भी अगर ऑप्शंस के हिसाब से देखेंगे हम, आगे अगर पूछा जाता तो इसे आगे भी सॉल्व करते। ठीक होगी बात, ऑप्शंस के हिसाब से चलेंगे। अब देखते हैं कि ब्याज के सवाल जो पूछे गए हैं वो क्या क्या पूछे गए हैं। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछा गया है सिंपल इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है 2160 रुपये, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 4800 रुपये, रेट आपको दे रखी है 15% और टाइम आपसे पूछा है कि भाई कितना समय में ये होगा। तो ये तो सिंपल सा है, SI बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल रेट टाइम बटे 100, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक हो गई बात, तो देखते हैं हम इसको। भाई SI मुझे दे रखा है 2160, ये दे रखा है ब्याज जो साधारण ब्याज है। P की वैल्यू मुझे दे रखी है प्रिंसिपल 4800 और R मुझे 15% दे रखी है, मुझे T का मान मुझे बताना है बटे 100। ठीक है, सिंपल सा है, बस कैलकुलेशन करनी है आपको। यहाँ से देखो आप, ये 2 0 तो यहाँ पे ही खत्म हो गए, ये 360 बार कटेगा, ये 8 बार कटेगा और ये 15 × 120 से 3 बार कट जाएगा। टाइम की वैल्यू आ जाएगी 3 साल में इतना ब्याज इसको मिल जाएगा। ठीक है, और अच्छी ट्रिक्स से देखेंगे। अभी फिलहाल आपको ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है
ट्रिक्स से हम देखेंगे जब हम चैप्टर वाइज चीज़ों को पढ़ रहे होंगे अच्छे से। ठीक होगी बात? देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा पूछा गया है, और रेट आपको दे रखी है 10%, टाइम दे रखा है 2 साल का, प्रिंसिपल दे रखा है आपको 8,000 रुपये। आपसे पूछा गया ये जो 10% है ना, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, CI रेट है, CI से, कि चक्रवृद्धि ब्याज से कितने, मतलब कि 2 वर्ष बाद एक व्यक्ति कितने रुपए चुकाएगा, कितने रुपए चुकाएगा, मतलब उसमें ब्याज भी इंक्लूड होगा और जो हमारा मूलधन है वो भी इंक्लूड होगा, मतलब कि हमसे मिश्रधन पूछा है तो वो कैसे निकालेंगे हम, चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा है। देखो सबसे पहले मैं निकालूंगा 10% की फ्रैक्शन, 10% की मेरी फ्रैक्शन होगी, देखो प्रतिशत का 100 लगाऊंगा नीचे तो आ जाएगा 10/100 बराबर 1/10। ठीक है, मतलब मेरा क्या है, पहले साल क्या होगा, 10 रुपये जो मेरा मूलधन होगा वो 11 रुपये मेरा मिश्रधन बन जाएगा। फिर अगला साल आएगा दूसरा, फिर 10 रुपये का मूलधन, 11 रुपये मेरा मिश्रधन बन जाएगा। ओवरऑल क्या होगा भाई, 100 रुपये मेरा मूलधन था जो 2 साल में 121 रुपये मेरा मिश्रधन बन गया। अच्छा, मुझसे अगर ब्याज पूछा जाता तो वो 21 आ जाता, लेकिन मुझसे पूछा गया कि टोटल कितने रुपए चुकाएगा, तो वो कितने रुपए चुका रहा है, 121। ये हमारा मिश्रधन है, इसकी वैल्यू निकालनी है, और मूलधन है 100 और इसका मान मुझे क्या दे रखा है, 8,000। ये 8,000 जो मान है ये दे रखा है 100 का, मुझे वैल्यू बतानी है 121 की। जब मैं इससे इसको काटूंगा 9680, इस सवाल का क्या आ रहा होगा, आंसर आ रहा होगा। ठीक, अच्छा अगला देखते हैं सवाल क्या पूछा गया। आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल पूछा गया है आपसे, x/y बराबर आपको दे रखा है 25/16। आपको से क्या कहा गया है कि जो x है इसमें तो 20% की वृद्धि हो रही है, लेकिन y में माइनस के 12.5% की क्या हो रहा है, नुकसान। तो अब इसका नया अनुपात बताना है, x और y का नया अनुपात निकालेंगे हम। कैसे, देखो सबसे पहले तो हम 20% की फ्रैक्शन देखते हैं क्या होती है भाई। प्रतिशत का नीचे 100 लगाऊंगा 1/5, और ये प्लस है तो मतलब 5 मेरी संख्या होगी जो बढ़ने के बाद क्या हो जा रही होगी, 6। ठीक, तो ये जो 25 होगी ये पहले की संख्या है, 5 का मान 25, 5 पंजे 25, तो 6 पंजे क्या आ जाएगा, 30। अब जो मेरे x का मान हो जाएगा 20% बढ़ने के बाद वो कितना हो जाएगा साहब, 30। ठीक होगी बात। अब हम 16 में देखते हैं भाई, माइनस के 12.5% हो रहा है, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, 1/8। आप इसको बटे 100 रख के सॉल्व करके देखेंगे तो 1/8 आ जाएगी। भाई 8 तो मेरा है एक्चुअल में, और जब इसमें 1 की कमी हो जाएगी तो वो क्या संख्या बन जाएगी, 7। इस 8 का मान मुझे ये दे रखा है 16, तो 8 दूनी 16 गुणा 2 करके आ रहा है, तो इधर भी गुणा 2 कर दो तो ये आ जाएगा 14। यहाँ वैल्यू क्या रखेंगे हम, 14। तो ये जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 15:7 इस सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। अगला सवाल लेते हैं, क्या कह रहा है। अगला आपसे बेलन का आयतन पूछा गया है। बेलन का आयतन बताना है, बेलन का वॉल्यूम आयतन बताना है सब आपको त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है आपको 21 सेंटीमीटर। ठीक हो गई बात। अच्छा, हमने क्या करा है, हर बार जब भी कभी मेंसुरेशन से क्वेश्चंस पूछे गए हम सारे फॉर्मूलेज रिवाइज करते हुए चलते हैं। वॉल्यूम का आयतन पूछेगा तो क्या होगा, πr²h। वॉल्यूम का वक्र पृष्ठ पूछेगा तो क्या होगा, 2πrh। और अगर वॉल्यूम का आपसे संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा तो वो होगा 2πr × r+h। हमें ये चीज़ें छोड़नी नहीं है। अच्छा, करना है सिर्फ इसमें मान रखना है। मान रख दिया हमने, क्या हो जाएगा 22/7 r², 6 × 6 × 21 हो जाएगा। ठीक, 7 से 3 बार कटेगा, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 13 × 18। जब मैं 18 से इसको गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2376। देखो 18 दूनी, पहली बात तो आपको याद रखना है, जैसे ये 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे, सबसे पहले तो आपको देखना 8 दूनी 16 किसका यूनिट डिजिट 6 है। मान लो इन 2 ऑप्शंस का यूनिट डिजिट 6 निकला, 2 आपके खत्म हो गए। फिर क्या करना है, जैसे ये 18 है, ये क्या है, 9 का मल्टीपल बन रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है 9 का मल्टीपल है, तो मुझे ऑप्शन में चेक करना है। ये जो 2 ऑप्शंस बचे, एक ये और ये, इनमें से देख लेना 9 का मल्टीपल कौन है। मान लो ये वाला आंसर है तो यही है। ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो चलो इजी सा था, कैलकुलेशन हो गई। लेकिन यदि बड़ा भी अगर सवाल आ जाता है तो आपको बहुत आसानी से इस तरीके से डिजिटल सम और यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट से करते रहना है उन सवालों को। मेंसुरेशन के सवाल को इतने भारी नहीं आ रहे, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं, आपको सारे फॉर्मूले मेंसुरेशन के याद करके जाने हैं। अच्छा, एक सवाल ये अभी पिछली क्लास में भी मैंने कराया था, एवरेज स्पीड का है, और एवरेज स्पीड का सवाल हर शिफ्ट में आ रहा है। एक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है। आपको एवरेज स्पीड इसकी बतानी है क्या है। मैंने आपको बता रखा है, अगर x से जाए और y से आए तो जो एवरेज स्पीड होती है ना, एवरेज स्पीड वो क्या होती है आपकी 2x/x + y। बस इसी में वैल्यू रख देनी है, 30 और 60
ठीक। 30 और 60 कितने हो गए आपके 90, 30 20 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या आ गई एवरेज स्पीड। ये तो बहुत इजी सा सवाल है, सिर्फ फॉर्मूले में मान रखना, लेकिन ये पूछा जा रहा है तो आपको उस हिसाब से चीज़ें लेके चलनी है, ठीक है ना। सॉरी, देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया है। अगला सवाल पूछा गया है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद की बात है, 4 वर्ष बाद जो एक ए है और ए और बी, इनकी आयु का योग 36 वर्ष होगा और इनका जो अनुपात होगा वो उनकी आयु का 1:3 दे रखा है। ये 4 वर्ष बाद की कहानी है दोनों, ये दोनों कहानी 4 वर्ष बाद की है। आपसे पूछा है एक ही वर्तमान आयु, एक ही वर्तमान आयु। अच्छा, ये 4 वर्ष बाद की एज दे रखी है और 4 वर्ष बाद का ये अनुपात दे रखा है। इसका मतलब ये जो 36 वैल्यू है ये 3 और 1 4 अनुपात में मेरे 4 के बराबर है। एक की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगी 9, मतलब इसकी वैल्यू 9 है और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 की वैल्यू निकालूंगा तो 9 या 27, तभी तो ये देखो 36 बन रहा है। ये 9 जो वैल्यू है ना एक ही हमारी, ये है 4 वर्ष बाद की। अगर मुझे इसकी वर्तमान आयु चाहिए तो 4 वर्ष इसमें से घटाने पड़ेंगे, वर्तमान आयु आ जाएगी मेरी 5 एक ही। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा, ठीक है सर। अगला सवाल देखते हैं, संख्या पद्धति से आया है सवाल। 2 अंकों का योग, अंकों का योग है, मैंने माना अंकों का योग। अंकों का योग का मतलब हो गया जैसे एक x अंक माना, एक अंक y माना, इसका योग दे रखा है 9 और उनका जो अंतर है मतलब कि x और y का जो अंतर है वो दे रखा है 5, ठीक है। और अगर हम इनकी डिजिट्स चेंज करते हैं, मतलब इन अंकों को चेंज करते हैं, जैसे x y था इसे y x अगर हम कर देंगे अंकों को, तो जो इनका एडिशन निकलेगा वो क्या आएगा 99। ये अंक हैं, ये कोई संख्याएं नहीं है, ये अंक है, ठीक। तो ये 99 आएगा, ये सवाल दे रखा है। तो इन सवालों को हमें क्या करना है, हमेशा ऑप्शन से देखना है। कोई सा ऑप्शन आपको ना 27 दे रखा होगा या फिर 72, दोनों में से एक ऑप्शन आपको जरूर दिया हुआ होगा, क्योंकि 7 और 2 अंकों का योग कितना हो गया 9, 7 और 2 अंकों का अंतर कितना हो गया 5, मतलब कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और इधर भी रख के देख लो, अगर 2 7 में रखता हूँ और इसका उल्टा कर रहा हूँ तो उनका योग क्या आ रहा है 99। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होता वो आंसर होता। ऐसे सवालों को हमेशा ऑप्शन से करना है, ठीक है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन अब इस फेज में पूछना शुरू कर दिया है, वेन डायग्राम के सवाल आ रहे हैं। एक सवाल कह रहा है आपसे कि इंग्लिश में 45% बच्चे पास हो रहे हैं, ठीक। मैथ्स में 40% बच्चे पास हो रहे हैं। बोथ, इन दोनों में, इंग्लिश और मैथ्स में कुल मिलाकर जो बच्चे पास हो रहे हैं वो 20% पास हो रहे हैं। और जो फेल, ओवरऑल जो फेल बच्चे हो रहे हैं वो कितने हैं 1050। आपसे पूछा है कि टोटल कितने बच्चे थे, टोटल बच्चे कितने थे जो एग्जाम दे रहे थे, वो टोटल बच्चे कितने थे। वेन डायग्राम का सवाल है, देखो कैसे करते हैं। ये मैंने माना इंग्लिश, ये मैंने माना मैथ्स, ठीक। सबसे पहले मैं बोथ लूंगा, क्योंकि देखो ये जो ई का मान दे रखा है ना 45% जो पास हुए, ये ओनली इंग्लिश नहीं दे रखा, ये दे रखा है ओवरऑल इंग्लिश में इतने पास हुए। अब क्या है, देखो ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये जो मैंने ये किया है, देखो ये इतना पार्ट ये खाली इंग्लिश वाला है, जो कि मैथ्स बिल्कुल भी पास नहीं हो रहे। ये वाला जो पोर्शन है ये सिर्फ मैथ्स वाले हैं जो इंग्लिश में पास नहीं हो रहे, ओनली मैथ्स। अच्छा, ये टोटल है, ये दे रखा है मुझे कि 20% दोनों में पास हुए हैं। तो सबसे पहले मैं ये 20% वाला खाना, बोथ वाला खाना भरूंगा। 20% दोनों में पास हुए। अब आपने देखा कि भाई 45% मेरे इंग्लिश में पास हो रहे हैं, जिसमें से 20% तो हिस्सा यहीं पे आ गया। खाली ई वाले जो खाली इंग्लिश में पास हो रहे हैं सिंपल, तो वो 45 में से 20 घटाऊंगा, कितने 25, क्योंकि ई का टोटल तो 45% पास हो रहे हैं। उन 45 में से 20 तो ये आ गए जो कॉमन पास हो रहे हैं, 25% बचे जो खाली इंग्लिश में पास हो रहे हैं। ऐसे ही मैथ्स में करना है। मैथ्स के मुझे 40% तो दे रखे हैं, 40 में से 20 तो यहाँ आ गए, और जो ओनली मैथ्स में पास हो रहे होंगे वो कितने बचे 20। तो मैं ओवरऑल देखूंगा, ओवरऑल में तीनों को मिला दूंगा कि कितने मेरे ओवरऑल पास हो रहे हैं, चाहे एक ही सब्जेक्ट में सही। तो मैंने इसको मिला के देखा तो ये आ गया मेरा 65%। 65% मेरे जो बच्चे हैं वो ओवरऑल पास हो रहे हैं, चाहे एक विषय में हो, 2 में हो या किसी में भी हो, ठीक। तो अब फेल कितने हो रहे हैं, देखो भाई 65% अगर पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे होंगे 35%। उसका ही मान हमें दे रखा है, जो 1050 मान दे रखा है वो 35 का दे रखा है। फेल का मुझसे 100 की वैल्यू पूछी है, इससे मैं इसको काटूंगा 3 बार, ये आ जाएगा 3000, ठीक है सर। 3000 मेरे टोटल बच्चे थे, आपका आंसर आ गया। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमारे इन शिफ्ट्स में पूछे गए हैं 2 सितंबर की। अगर आप इन सवालों को करके जाते हैं तो अगर 20 सवालों में से 5 से 7 सवाल तो आपको इन्हीं क्लासेस में से देखने को मिल जाएंगे डिजिट चेंज करके, ठीक है। बाकी हम क्या करते हैं, हम सवाल को एक ही वे में नहीं करते, हम उसके आसपास की चीज़ें भी जानते हुए चलते हैं, ताकि अगर सवाल थोड़ा सा इधर उधर भी आए ना तो आप उसको करके आ पाएँ, ठीक होगी बात। अगर वीडियो में कोई भी कमी रह गई हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं
और अगर कोई भी क्वेरी आपकी हो तो इंस्टाग्राम का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है, और डिजिटल सम की वीडियो, स्ट्रैटेजी वीडियोस वगैरह की लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में है। पीछे की सीरीज़ ज़रूर देख के जाना, ये जो चल रही है, जो भी क्लासेस हैं वो आप विजिट कर सकते हैं चैनल पे, देख के जाएंगे तो आपको 100% इसका फ़ायदा होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।